वेलकम फ्रेंड्स। ये सब्जेक्ट एचआर का चूज करने का रीजन ऐसा था कि एचआर ये हमेशा के लिए हमेशा हॉट सब्जेक्ट होता ही है हर बिजनेस के लिए। हर किसी को एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, ऐसा सुनने में आता है। कई बार मैं बात करता हूं तो ये चीज हर आदमी बताता है कि एम्प्लॉय मिल नहीं रहे, अच्छे एम्प्लॉय मिल नहीं रहे, या एम्प्लॉय टिक नहीं रहे, ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। अकोला में तो मिलते ही नहीं, छोटे सिटी में नहीं मिलते हैं। इधर और बड़े सिटी वालों के अलग चैलेंजेस, सबके अलग अलग चैलेंजेस है। सो उसके ऊपर हम एक ब्रीफली थोड़ी बात करेंगे जो चीज डायरेक्टली कनेक्ट होती है बिजनेस से, और कुछ मैं टिप्स इसमें वर्कआउट करूंगा जिससे आपको उस पर आप वर्किंग करना चालू करो तो कल से आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाए। दैट विल बी माय फोकस। और वैसे तो एचआर में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब हम 8 दिन का पूरा फुल डे सेशन ले सकते हैं। सो हम इसको कंसाइज छोटे से फॉर्म में बना बात करने की कोशिश करेंगे। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, जो सभी बिजनेस या प्रोफेशन को रिलेवेंट हो। अभी कॉमन कंसर्न्स क्या है? कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाले हैं, और कुछ जो कंसर्न हमेशा सुनने में आते हैं, वो एक कॉमन कंसर्न होता है कि मुझे भाई स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है। लेबर तो मिल जाते हैं लेकिन स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता है जो ट्रेंड है। दूसरा एक चैलेंज होता है, इतने सारे रेज्यूमे आ जाते हैं, इतने सारे लोग जॉब के लिए आते हैं, लेकिन उसमें से अच्छा आदमी ढूंढना कैसे? और फिर बाद में पता चलता है कि हमने जिसको लिया वो आदमी काम का नहीं था, गलत डिसीजन हो गया। एक प्रॉब्लम ये होता है कि आदमी है, अब उसको हमारे टीम में कैसे हम आगे लेके जाए, कैसे हम उसको आगे बढ़ाए और ऊपर के पोजीशन तक पहुंचाए, उसकी भी ग्रोथ हो और हमारी भी ग्रोथ हो। एक चैलेंज और एक बड़ा होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, हमको उसके परफॉर्मेंस बेस पे कुछ लोगों को निकालना जरूरी होता है और नए ब्लड को एंट्री देना जरूरी होता है। सो निकालना किसको है, कौन से पैरामीटर पे, क्या मतलब, ताकि बिना किसी को डिस्टर्ब हो, एग्जिस्टिंग लोगों को भी अच्छा लगे और जाने वाले को भी उतना दुख लगे, तो उस पर एक फोकस करना जरूरी होता है। उसके बाद पैसे कितने दे। हर आदमी, ये एम्प्लॉय ये समझता है कि वो ₹1,00,000 का एम्प्लॉय है, बट व्हाट इज द रियल वर्थ, कितना पैसा देना चाहिए। उसके बाद में कई जगह ये जेंडर रिलेटेड चैलेंज होता है कि मैक्सिमम लोग मेल हैं, एक फीमेल एम्प्लॉय, 2 फीमेल एम्प्लॉय होती है, तो उनको कैसे मैनेज करना है, या मैक्सिमम फीमेल एम्प्लॉयज है और बहुत मिनिमम मेल एम्प्लॉयज है, उनको वो ग्रुप को कैसे मैनेज करना है। और कई जगह ये चैलेंज है कि ऐसे दिखते हैं कि मेरे फैक्ट्री में, ऑफिस में इतने सारे लोग घूम रहे हैं, काम कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं, मतलब एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हो गए। ये भी एक चैलेंज होता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है, अलग अलग बिजनेसेस ने अलग अलग समय पे अलग अलग चैलेंजेस फेस किए हैं। तो अब अगर हम देखें कि हमारा ड्रीम एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों अभी हम ने सबने देखा, आई एम श्योर हर किसी को, नॉट एग्जैक्टली वही काम करने वाला, बट आपका हर एम्प्लॉय इसी तरह से काम करे, ऐसा हम डेफिनेटली एक ड्रीम रखते हैं कि हमने जो काम दे दिया उसने ये स्पीड से करना चाहिए, इतने डेडिकेशन से करना चाहिए, कमिटमेंट के साथ करना चाहिए, ऐसा समझ के करना चाहिए कि वही ओनर है बिजनेस का और बहुत अच्छा काम हो, ताकि हम भी ग्रो करें, वो भी ग्रो करें। तो अब इसको हम अचीव कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक उसको आपको एक सिंपल टिप पॉइंट्स में अगर बात करूं तो 3-4 चीजों में हमको एचआर को समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज है प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस, कि हमको ह्यूमन रिसोर्स हमारे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए क्यों चाहिए, कितने लोग चाहिए, क्या कैपेसिटी के चाहिए, क्या स्किल सेट के चाहिए, उनके पास में कौन सा एजुकेशन होना चाहिए, कौन से सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, और उनको क्या आना चाहिए। ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा हो गया। उनको हम कितनी सैलरी दे सकते हैं, उनका ग्रोथ प्लान कैसा होगा, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये हमको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वन टाइम तो करना ही है, जिसने नहीं किया है, और ये कम से कम वंस इन ईयर रिव्यू करना जरूरी होता है। बहुत ही फास्ट चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, शायद उनको 3 महीने में भी रिव्यू करना पड़े, बट नॉर्मली हर बिजनेस ने 1 साल में एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए कि हमारा एचआर प्लान क्या है। अब जब प्लानिंग हमारा रेडी हो गया, हमको पता है कि कैसे लोग हमको चाहिए, दूसरी बात आती है कि अट्रैक्टिंग गुड और अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरली हम सभी वो लोगों को जॉब देना चाहेंगे जिनके पास में जॉब है। समझिए बराबर मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके पास ऑलरेडी जॉब है, या जिसको ऑलरेडी 4-5 जॉब ऑफर आ चुके हैं, या उसके पास हमेशा 4 जॉब ऑफर रेडी होते हैं, आपको उसी को जॉब देना है।
क्योंकि नेचुरली दैट इज सर्टिफाइड, वो अच्छा आदमी है। जिसके पास जॉब नहीं है, जिसको बहुत डेस्परेटली कुछ भी काम करने को तैयार है, ठीक है, उसको भी जॉब जरूरत है तो दीजिए, लेकिन दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस। तो अच्छे लोग आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि जिसके पास जॉब है वो आपके पास क्यों आएगा? इसके लिए हमको प्लानिंग करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे आईआईटी का एग्जांपल अगर आप लो, वहां पर हर साल हर कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज जाती है। तो देयर कंपनीज फाइट अमंग्स देमसेल्फ कि पहले दिन वहां कौन प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंटेशन पहले दिन किसका होगा, दूसरे दिन किसका होगा, तीसरे दिन किसका होगा। सो दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ कि वो लोगों को अपील करे, मतलब आई मीन स्टूडेंट्स को अपील करे कि वो उनके पास जॉब करे। सो वो ब्रांडिंग हमको बनाना जरूरी होता है। वो ब्रांडिंग बनाने के लिए हमको हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से जो जो चीजें करने जरूरी है उस पर वर्किंग करना जरूरी है, ताकि लोग खुद होके हमारे पास आए, अच्छे लोग हमारे पास आए। या फिर जब हम किसी को बोले कि जॉब करना है क्या हमारे पास, ही शुड बी एक्साइटेड। उसके बाद होता है कि अच्छे आदमी तो आपने ले लिए, अच्छे एम्प्लॉय आपको मिल गए, अब बात आती है उनको डेवलप करना जरूरी होता है। क्योंकि एक बात हमेशा समझ लीजिए, कोई भी कितना भी महंगा एम्प्लॉय आप लेके आइए, कितना भी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय आप लेके आइए, वो 100% आपको सूट होगा जरूरी नहीं है। आपकी कुछ चीजें, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड्स, ये उसको समझाना जरूरी है। और उसके लिए उसको जो भी समय देना है वो समय भी देना है। उसको जहां पर हैंड होल्डिंग करना है, गाइड करना है, ये भी सब आपको करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। और वो एम्प्लॉय को उसके स्किल्स को मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करने के लिए डेवलप करना पड़ेगा। अब ये 3 चीजें तो हो गई। अब इसके बाद होता है एम्प्लॉय डेवलप भी हो गया, अब काम भी अच्छा कर रहा है, अब उसको रिटेन करना जरूरी है। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय ज्यादा दिन तक काम करेगा तभी आप उसके ऊपर जो आपने खर्चा किया है वो आपका रिकवर हो पाएगा। क्योंकि एक बात देखिए, जब भी हम एक एम्प्लॉय हायर करते हैं, नॉर्मली एक एवरेज अगर हम देखें तो कम से कम 3 महीने की उसकी सैलरी उसका रिक्रूटमेंट कॉस्ट में जाती है। एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उसको ट्रेन करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंट करना, वापस उसको जैसे कि वो आने के बाद में काम चालू कर सके। ये प्रोसेस में हमारा लॉस भी होता है, प्रोडक्शन लॉस भी होता है, प्रोसेस सेल्स का भी लॉस होता है, और बाकी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो रफली आप ये समझ के चलिए 3 महीने की एम्प्लॉय की सैलरी तो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एक्सपेंस है टू गेट द एम्प्लॉय। तो वो एम्प्लॉय जितने ज्यादा समय हमारे साथ रहेगा, वो पेबैक ज्यादा हमको होगा, और उसका बेनिफिट भी धीरे धीरे, जैसे उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे, ज्यादा समय रुकेगा तो ज्यादा रिटर्न देगा। तो ये 4 चीजों पे हमको कंटिन्यूअसली वर्क करना है। पहले प्लानिंग करना है, फिर उसके बाद वो प्लानिंग के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करना है, हमारा ब्रांड बिल्ड करना है, एम्प्लॉयज को डेवलप करना है, और उसके बाद में रिटेन करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक के मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। जैसे आप सभी फ्रेंड्स हैं मेरे, जानते हैं कि एक बिजनेस एडवाइजर और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हूं मैं। लेकिन मैं 2 चीजें मेरे ह्यूमन रिसोर्स करियर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको कनेक्ट हो कि किस तरीके से इस चीजों को मैंने इंप्लीमेंट किया है और हम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। एक चीज है, मैंने कई सालों तक, करीब 7 साल तक मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाया है, और आई एम हैप्पी टू टेल यू कि जो एम्प्लॉय मेरे साथ में पहले साल में ज्वाइन हुए, वो मेरा बिजनेस आफ्टर 7 years मैंने सोल्ड बिजनेस, तब तक किसी ने भी जॉब कभी छोड़ा नहीं था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे हर एम्प्लॉय के पास में जब भी वो फैक्ट्री के गेट के बाहर भी खड़ा हो जाए और हाथ ऊपर करे कि मुझे जॉब चाहिए, तो 4 जॉब का ऑफर कम से कम उसके पास हमेशा रेडी होते थे। और मैंने कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को मार्केट रेट से ज्यादा सैलरी कभी पे नहीं किया है, स्लाइटली लेस सैलरी एज कंपेयर टू मार्केट रेट। ये सब करने के बावजूद भी अच्छे एम्प्लॉइज इतने सालों तक, आई मीन लाइफ टाइम तक रिटेन करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आई हैड अपॉर्चुनिटी टू लीड 1500 पीपल मैन पावर एज अ हेड ऑफ दिस टीम, जिसमें 15-20 हजार रुपए महीने की सैलरी वाले भी लोग थे, और 10 लाख रुपए महीने की सैलरी वाले भी लोग थे। 10 लाख रुपए महीना मतलब 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज वाले भी लोग थे। इन सबको मैनेज करना और इनको रिक्रूट करना, देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस। जो आदमी 50, 60, 70 लाख रुपए सैलरी लेता है, उसको रिक्रूट करना एक अलग चैलेंज होता है। तो उसको चैलेंज करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है कि वो आपके पास आए, अट्रैक्ट हो। और उसके बाद में
वो चीज को वर्कआउट किया जा सकता है। सो एनीवे, विल मूव अहेड। प्लानिंग के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करूंगा। पहली स्टेज जो प्लानिंग की हमने बात किया, तो जस्ट टू गिव मोर आइडिया कि प्लानिंग में क्या क्या कवर होना चाहिए। एक तो आपको देखना क्या है, प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है और समझना। एक तो आपकी नीड कैसी है, आपकी इमीडिएट नीड है, शॉर्ट टर्म नीड है या लॉन्ग टर्म नीड है। इमीडिएट ऐसी हो सकती है कि मेरा एक फैक्ट्री ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर जॉब छोड़ के चला गया और कल मुझे आदमी चाहिए। सो देन लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस नीड टू बी मेड, आपको कल आदमी लाना है। शॉर्ट टर्म नीड होती है कि मेरा रूटीन, मेरे सेल्स में से हर 3 महीने में एक आदमी जॉब छोड़ता है, मुझे मालूम है, मुझे उतना रिप्लेनिश करना है। तो ये मेरी रेगुलर शॉर्ट टर्म नीड हो गई, उतने लोग मुझे लेते रहना है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन कनेक्ट विद मेनी अदर एग्जांपल्स। और लॉन्ग टर्म नीड होती है कि मेरा अगला साल एक नया बिजनेस, नया वेंचर या नया एक्सपेंशन का प्लान है, इसके लिए मुझे इस तरीके की टीम लगने वाली है, भविष्य में मुझे इस तरह का काम करना है, इसके लिए मुझे ऐसा मैन पावर अपने पास रखना है। तो उसको आज से मुझे सर्च उसके लिए चालू करना है, उसका प्लानिंग अभी से करना है। सो दैट इज योर लॉन्ग टर्म नीड। फिर इंडस्ट्री सिचुएशन के हिसाब से भी आपका प्लानिंग बदलता है। जैसे इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, एवरीथिंग इज बूमिंग, उस समय सिचुएशन शायद अलग होगी, आपको वो हिसाब से जॉब, सैलरी, सब कुछ ऑफर करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे अभी कोरोना वाली साइकोलॉजिकली डिप्रेसिंग सिचुएशन है कई लोगों के लिए। तो ये सिचुएशन ऐसी है, यहां पर आपको बेस्ट स्किल, बेस्ट टैलेंट सस्ते रेट में मिल जाएगा या थोड़े कम कीमत में मिल जाएगा। सो ये इंडस्ट्रियल एक्सटर्नल सिचुएशन हो गई। फिर आपके इंडस्ट्री की सिचुएशन भी वेरी हो सकती है। कई बार मार्केटिंग या सेल्स में इजीली लोग मिलते हैं, कई बार प्रोडक्शन में आसानी से लोग मिल जाते हैं, कई बार ई कॉमर्स या टेक्नोलॉजी वेंचर्स में जल्दी लोग मिल जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एक सेंटीमेंट साइकिल होता है, उसमें आप कहाँ फिट होते हैं वो एक आपको देखना जरूरी है प्लानिंग करते वक्त। कुछ आपके इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे, जैसे आपका बजट क्या है, आपका जॉब लोकेशन क्या है, आपका मार्केट में रेपुटेशन क्या है, जैसे आपके बारे में लोग बाहर क्या बोलते हैं। जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है ये आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है, अच्छा या बुरा। वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा या खराब बोलेगा, लेकिन उसकी बात सुनी जाती है क्योंकि उसने आपके यहाँ काम किया है। उसके अलावा आपके पास पैसे कितने, जरूरी नहीं कि आप, नेचुरली हर बिजनेस चाहता है कि मैं 50 लाख रुपए का सीईओ हायर कर लूं, लेकिन नहीं कर पाएगा। सो हर किसी का बजट होता है। सो आपका बजट क्या परमिट करता है, आपकी लोकेशन क्या है, क्योंकि हर लोकेशन पे हर स्किल का आदमी मिलेगा जरूरी नहीं है इतनी आसानी से। उसको लाने के लिए डिफरेंट चीजें आपको प्लानिंग में डालना पड़ेगा। इसके लिए भी स्पेसिफिक एक एग्जांपल समय मिला तो मैं शेयर करूंगा कि हाउ पीपल मैनेज गुड पीपल इन अ वेरी रिमोट लोकेशन लेटर, इफ यू रिमाइंड मी एट द एंड इफ टाइम परमिट्स। उसके बाद आपका टाइम लाइन क्या है, जो ऊपर वाले पॉइंट से लिंक करेगा इमीडिएट, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म नीड्स के हिसाब से आपको कितनी देर में आदमी चाहिए, कितने घंटे। कई बार आपको होता है जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, कुछ आपका कोई फॉल्ट आ गया तो आपको इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट में चाहिए, कोई और फॉल्ट हो गया दूसरे दिन सुबह तक रिपेयर होना ही चाहिए। तो वो चीजें आपको देखना है प्लानिंग करते वक्त। और कौन कौन से एक्सपर्टाइज और स्किल सेट आपको चाहिए, वो स्किल सेट मार्केट में एजुकेशन के थ्रू अवेलेबल है या वो स्किल सेट डेवलप करने पड़ते हैं, वो हिसाब से आपको एम्प्लॉय का प्लानिंग करना पड़ेगा। अब प्लानिंग का और एक ये चीजें तो हो गई एक ब्रॉड लेवल पे प्लानिंग। अब ये सब करने के बाद में नेचुरली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको किस तरह के कितने एम्प्लॉय चाहिए। अब इससे थोड़ा सा डिटेल लेवल का प्लानिंग जो हर किसी को करना ही चाहिए, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। ये मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है, इट इज मिसिंग इवन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। जॉब डिस्क्रिप्शंस आर ऑलवेज अंडर इवॉल्विंग स्टेज, क्योंकि जो अच्छा एम्प्लॉय होता है वो जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा वो हिसाब से वो जॉब ज्वाइन करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करेगा। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, जब हम किसी एम्प्लॉय को जॉब पे लेते हैं हमको ये पहले से मालूम होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कि ये जॉब क्या है, उसका डेसिग्नेशन क्या होगा, उसका मैनेजर कौन होगा, उसके नीचे असिस्टेंट्स कितने होंगे, उसका हायरार्की क्या होगा, उसको सैलरी पैकेज रेंज कैसा होगा, उसको इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेंगे, क्या हम उसको कंपनी का फोन देंगे, कंपनी का 2 व्हीलर देंगे क्या, कंपनी की गाड़ी देंगे क्या, उसका रोल बेसिक क्या क्या होगा, उसको क्या क्या काम करना है, सेल्स में काम करना है, मार्केटिंग में करना है, प्रोडक्शन में। फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट, किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। और उसके अलावा उसके की रिजल्ट एरियाज क्या होंगे, मतलब उसको जॉब जो करना है
सर आई रिक्वेस्ट, किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। तो वो उसके के रिजल्ट एरियाज के बारे में बात कर रहा था मैं, कि उसको भी मालूम होना चाहिए, हमको भी मालूम होना चाहिए उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे उसको सेल्स करना है, या उसको मार्केटिंग करना है, या उसको प्रोडक्शन का कौन सा फैक्ट्री, कौन सा यूनिट क्या देखना है, ये उसका क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए क्या रिजल्ट एरिया है। और दूसरा होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपने ये तो बता दिया आपको काम ये करना है, लेकिन उसके साथ में उसको ये भी क्लैरिटी देना जरूरी है कि ये काम का परफॉर्मेंस हम मेजर कैसे करने वाले हैं। आपने ये किया, लेकिन ये पूरा मतलब जो टारगेट था आपने अचीव किया या नहीं किया, कितना परसेंट किया या उससे ज्यादा किया, ये परफॉर्मेंस कौन से पैरामीटर पे हम मेजर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें होती है विच आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, एम्बिग्यूअस, बट उसकी आइडिया उसको देना जरूरी है कि ये तो आपका मेजर्ड वर्क हो गया, और कुछ वर्क आपको बेसलाइंस होती है कि ये काम भी आपको जरूरत पड़े पर करना पड़ सकता है, या फ्यूचर में इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इससे उसको क्या होगा, एम्प्लॉय जब आता है इंटरव्यू के लिए, अच्छा एम्प्लॉय की बात मैं जब कर रहा हूं जिसके पास 4-5 जॉब ऑफर रेडी है, उसको ये सारी चीज जब आप डिटेल में समझाते हो तो द पर्सन इज इम्प्रेस्ड एंड ही हैज अ क्लैरिटी। क्योंकि क्या होता है, लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा तो सभी को चाहिए, लेकिन एक बेसिक लेवल तक का पैसा जो होता है वो तो आप दे देंगे। उसके आगे जो ड्राइव करता है ये होता है क्लैरिटी, रिस्पेक्ट, स्टेटस, पोजीशन, हाउ ही इज ट्रीटेड। तो ये सारी चीजें यहां से चालू होती है। तो अगर आप बहुत अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली डिफाइन करेंगे तो दैट विल हेल्प। ये जैसे कि मैंने बताया कि एक इंटीग्रल पार्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब का पूरा डिजाइन करने का। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड बी डन प्रायर टू रिक्रूटमेंट। ऐसा नहीं मैं एम्प्लॉय को ले लेता हूं फिर उसको बता दूंगा क्या क्या काम करना है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, हम एम्प्लॉय को लेते हैं फिर उसको बताते हैं कि तुझे ये काम करना है। आप समझ लीजिए वहीं से डिजास्टर चालू हो गया। उसका जॉब इंटरव्यू चालू होने के पहले हमारे पास में क्लियर होना चाहिए कि उसको काम क्या देना है। अदरवाइज हमारा तो नुकसान होना ही है, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि उसका भी करियर आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा पैसा भी जाएगा, आदमी भी जाएगा। और एकदम क्लियरली डिफाइन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो भी पोजीशन हम उसको देने वाले हैं। अब बात है अट्रैक्टिंग टैलेंट। अब कैसे करेंगे? एक तो हो गया बिल्ड योर ब्रांड, प्रमोट योर ब्रांड। ब्रांड जहां रिलेवेंट है वहां प्रमोट करना है। ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको ब्रांड प्रमोट किधर करना है। अगर आपको इंटरनेशनल कोई एम्प्लॉय चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का साइंटिस्ट चाहिए, तो उस फोरम्स पे आपका ब्रांड का वैल्यू होना चाहिए। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग वाले जॉब चाहिए, तो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोगों का फोरम जो होता है वो कहाँ कनेक्ट होते हैं, वहां पर ब्रांड प्रमोशन होना चाहिए। तो हमारा किस तरीके का एम्प्लॉय बेस है और हमारा कोर टीम कहां से आती है, वो मीडियम हमको चूज करना है ब्रांड प्रमोशन के लिए। एंड इट कैन बी इजीली डन। जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट, when we started brand promotion, absolutely the company was not listed anywhere on the internet platforms as a company to work for. By taking certain measures, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं किया, ऐसा ऑलमोस्ट निग्लिजिबल खर्चे में हमने 3 से 4 महीने के अंदर वो कंपनी का नाम इतना ऊपर तक ला दिया कि इट वाज लिस्टेड एज वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज टू वर्क फॉर इन इंडिया। सो नेचुरली क्या होता है, लोग जब वहां जाके देखते हैं तो आप सबको मालूम है कि वहां मुझे जॉब करना है। द मोमेंट द पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू वर्क ऑन दैट टॉप कंपनी, ऑटोमेटिकली उसके जॉब के आपके निगोशिएशन आपके फेवर में हो जाता है, उसके एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं और अच्छे लोग हमको मिलना चालू हो जाता है। वी गेट अ चॉइस टू सिलेक्ट फ्रॉम अ गुड पीपल। उसके अलावा और एक चीज जो कई बार मिस हो जाती है ना, हर बार हम जब अच्छी बड़ी पोजीशन के लिए आदमी ढूंढते हैं, बाहर से आदमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैनेजर चाहिए, हम बाहर से सर्च करेंगे। सीनियर एम्प्लॉय चाहिए, बाहर से सर्च करेंगे। लेकिन पहले एक चीज होती है कि इंटरनली भी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास कोई जूनियर लोग हैं लेकिन उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पास में अगर वो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है उस चीज को काम करने की, तो हमने उनको ग्रूम करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए और उनकी सर्विसेज यूज करना चाहिए, ताकि 2 बेनिफिट होते हैं। उन लोगों का करियर प्लान प्रॉपर बन जाएगा और हमको कम कॉस्ट में सीनियर एम्प्लॉय मिल जाएगा और वो जूनियर पोजीशन को आप बाहर के आदमी से फिल कर लीजिए।
अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, मतलब अभी मैंने बात किया कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बन गया, तो ये कुछ स्टेप्स मैंने लिस्ट किए सिलेक्शन प्रोसेस की, आप चाहो तो जस्ट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। किसी एक आध इंडस्ट्री के लिए एक आध स्टेप रिलेवेंट नहीं होंगे तो छोड़ दीजिए। तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट द माइक प्लीज। तो देखिए, सबसे पहले तो जॉब एप्लीकेशन आपको बुलाने हैं। जॉब एप्लीकेशन आने के बाद में स्क्रीनिंग करना है, मतलब जितने जॉब आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इस समय तक मैं जॉब एप्लीकेशन लूंगा। उसको एक पैरामीटर डिसाइड कर लीजिए कि क्या स्क्रीनिंग पैरामीटर होंगे। अगर मेरा पैरामीटर है कि ग्रेजुएट चाहिए तो नॉन ग्रेजुएट्स के सब रेज्यूमे हटा दीजिए। इस तरह से आपको स्क्रीनिंग करके कुछ जॉब एप्लीकेशन मिल जाएंगे। फिर जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां आप कर सकते हैं, वहां रिटन टेस्ट जरूर रखिए। रिटन टेस्ट जो होती है, जरूरी नहीं इट इज फॉर स्किल्ड जॉब्स ओनली। आप सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए भी रिटन एग्जाम रख सकते हो। आपको जो स्किल उनमें चाहिए, बेसिक आपके मशीन या आपके सिस्टम से रिलेटेड नहीं, डायरेक्ट नहीं, पर अदरवाइज इन जनरल जो स्किल आपको चाहिए वो पर्सन में उतना तो होना ही चाहिए। उन चीजों को रिटन टेस्ट में आप कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद एक इनिशियल इंटरव्यू होता है कि बेसिक स्क्रीनिंग कर लिया भाई, ये दोनों तीनों चीजें देखी, वो सब बराबर है। ये होने के बाद में एक बैकग्राउंड चेक करवाना जरूरी होता है एम्प्लॉय का। जहां जरूरी है पुलिस वेरिफिकेशन और अदर बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक से मतलब है कि उसने जो रेफरेंसेस पुराने जॉब के दिए हैं, मैनेजर के या पुराने ओनर के, उनसे बात कीजिए, उनसे समझ लीजिए। अगर किसी ने रेफरेंस ही नहीं दिया है तो उसको जॉब ही मत दीजिए, क्योंकि जो आदमी अपने पुराने बॉस का रेफरेंस नहीं दे सकता है, इट्स बेटर टू अवॉइड, उसको जॉब नहीं देना है। उसके बाद में एक डिटेल इंटरव्यू होता है। जब ये सब चीज हो जाती है, इसमें क्या होगा, ये डिटेल इंटरव्यू में एक ओनर इन्वॉल्व होगा या सीनियर पर्सन इन्वॉल्व होगा। तो टाइम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर का जाता है वो कम से कम जाएगा। और ये डिटेल इंटरव्यू इज फाइनल काइंड ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद में आपने इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया कि वो एम्प्लॉय को रखना है। देन इंश्योर दैट ही इज फिजिकली एंड मेडिकली फिट। जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो करवा लीजिए। बाद में ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि उसको तो अस्थमा का प्रॉब्लम है, नाउ ही इज नॉट फिट फॉर द वर्क, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद उसको फॉर्मल जॉब ऑफर दीजिए। कई बार हम सिर्फ बोल देते हैं ठीक है कल से जॉब पे आ जाना। गिव इट द ऑफर इन राइटिंग, डिटेल में लिख के दीजिए कि आपका जॉब ऑफर है और ये इतने दिन तक वैलिड है, इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट टू सो एंड सो कंडीशंस। उसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं समझता हूं कि एम्प्लॉय आपको ज्वाइन हो गया, आपको उसका ओरिएंटेशन पे फोकस करना है। कई बार क्या होता है, हमने एम्प्लॉय ज्वाइन किया, अब हम सैलरी दे रहे हैं ना, तो उसको आते बराबर काम पे लगा देते हैं। आया, कल से उसको काम देंगे, यू स्टार्ट वर्किंग। प्लीज डोंट डू दैट। जितना सीनियर एम्प्लॉय होगा उतना ज्यादा ओरिएंटेशन का समय लेगा। इट्स अदर वे अराउंड, जितना जूनियर होगा उसको कम समय में आप जॉब पे लगा सकते हो। जितना महंगा, जितना बड़ा एम्प्लॉय आप हायर करेंगे, गिव हिम मोर टाइम फॉर ओरिएंटेशन, क्योंकि वो सिस्टम को समझेगा, आपके कल्चर को समझेगा, उसके बाद में वो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। सो ओरिएंटेशन में आप आपके कंपनी का वीडियो बता सकते हो, प्रेजेंटेशन बता सकते हो, फैक्ट्री विजिट करवा सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, उसका इंट्रोडक्शन बहुत सिस्टमैटिकली करना है। टीम के साथ जब हम किसी नए एम्प्लॉय को लेते हैं तो एक उसका बॉस, सीनियर पर्सन जाके सबके साथ मिला के लाएगा उसको, और उसको इंट्रोड्यूस इस तरीके से कराइए कि उसकी अच्छी चीज बताइए, देखो ये नया आदमी आया, यहाँ से ग्रेजुएट, 25 साल काम किया है, ये किया है, तो उसको इतना अच्छा फील होगा, वो वहां से कभी जाने की सोचेगा नहीं। तो उसको पूरा एक ऐसा रोजी वेलकम, एक वार्म वेलकम दीजिए कि वो अटैच हो जाए पहले ही दिन आपसे। तो ओरिएंटेशन का प्रोसेस 1 दिन, 7 दिन, 1 महीना, जितना भी ठीक लगता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से। उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग कई जगह लगता है। जैसे अगर आप स्किल्ड जॉब में किसी एम्प्लॉय को लेते हो तो इवन इफ दैट पर्सन कम्स विद द सेम एक्सपीरियंस, गिव हिम सम ट्रेनिंग। क्योंकि अगर उसने एक बार इस तरीके से काम चालू कर दिया, दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिसका माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दीजिए। जहां जरूरी है, संजय सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। नहीं तो नहीं, राजकुमार अग्रवाल का म्यूट करना पड़ता, उनका ही चलो। ओके राजकुमार जी, आपका माइक म्यूट करो। राजकुमार जी अग्रवाल, वही खास भी रहे, उनका ही माइक म्यूट।
ठीक है, मैंने कर दिया म्यूट, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, हाँ चलो। तो इनिशियल ट्रेनिंग जहां जरूरी है ना, उसको जरूर दीजिए, क्योंकि हम एम्प्लॉय पे काफी खर्चा करते हैं और ये पार्ट भी कई बार स्किप हो जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सेम जैसे अकाउंटेंट भी हम हायर करते हैं तो हम ये समझते हैं डेटा एंट्री तो आती होंगी, डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं आती है तो अकाउंटेंट किस बात का। पर ऐसा नहीं होता है। हमारी सिस्टम, हमारा कल्चर जो है वो उसको समझाना जरूरी होता है ताकि वो पहले दिन से वही फॉलो करे। अदरवाइज उसने अगर दूसरा तरीका फॉलो करना चालू कर दिया तो हमारी सिस्टम्स कोलैप्स होने में समय नहीं लगेगा और हमको पता भी नहीं चलता है। सो दैट इज अप्लीकेबल टू ऑल द जॉब्स। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन छोटा या बड़ा हो सकता है। कुछ ट्रेनिंग 3-3 महीने तक चलती है, 6 महीने भी चल सकती है अगर बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस रिलेटेड जॉब है तो, या कम से कम 1 आध दिन की ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए। उसके बाद में दोस्तों उसका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट पे भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एम्प्लॉय एक बार 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो गया तो उसके बाद में उसके स्किल्स अपग्रेड करना भी जरूरी है। और सी टू इट उसके स्किल अपग्रेडेशन पे जो खर्चा होता है, काउंट इट एज अवर एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस, और उतना खर्चा जरूर कीजिए। मतलब उसको किसी ट्रेनिंग के लिए भेजना है, अगर हम इंटरनली नहीं दे सकते तो बाहर भेजिए, लेकिन लेट हिम टेक द ट्रेनिंग्स। बहुत महंगी ट्रेनिंग है तो यू कैन साइन एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट अ पर्सन विल रिटेन फॉर सो मेनी ईयर्स और मंथ्स और व्हाटएवर, लीगली ऑल दिस थिंग्स पॉसिबल, लेकिन उसको अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि वो जितना स्किल्ड रहेगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड रहेगा वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, और उसका पर आवर आउटपुट जो है वो आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अब आपने डेवलप भी कर लिया, अब लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉइज को रिटेन करना है। आपने बहुत अच्छे से एम्प्लॉय को ओरिएंट कर लिया, उनका डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉय अच्छा काम करना चालू कर दिया, डूइंग ग्रेट। अब जैसे ही उसने अच्छा काम चालू कर दिया, अब उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो शायद वो ट्रेंड एम्प्लॉय, आपने जो 50,000 रुपए महीने से एम्प्लॉय रखा था, उसके ऊपर खर्चा किया, अब वो आदमी 70,000 का हो गया है, उसको तुरंत ऑफर 70 की आ जाएंगे और उठ के निकल के चला जाएगा। दीज आर पॉसिबिलिटीज। सो उसको रिटेन करने की भी हमको कोशिश करनी है, उसके लिए सिस्टम्स प्रॉपरली बनानी है। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि जनरली एम्प्लॉय आता है 2-3 महीने में तो उसको कोई दूसरी ऑफर तुरंत मैच हायर रेट पे मिलने वाली नहीं है, और अगर आपने उसको ट्रेनिंग इन्वॉल्वमेंट इसमें रख दिया तो साल भर तो उसका निकल जाता है। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय ये समझता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने तो दुनिया से अलग काम कर दिया और कंपनी का बहुत फायदा करा दिया। अगर वो ये समझ रहा है वो सही है तो ग्रेट, उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन अगर वो गलत फहमी में है तो भी उसको बताना जरूरी है कि भाई ये सब कुछ तेरे वजह से नहीं हुआ है, इसमें तेरा कंट्रीब्यूशन इतना % है, बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना % है, एंड यू डिजर्व दिस मच। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल करना जरूरी होता है। ये बहुत ट्रिकी प्रोसेस है, और आज तक दुनिया में कोई भी इसको, मतलब आप CSX कॉर्पोरेशन ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, या टाटा की कोई कंपनी ले लीजिए, या छोटी कंपनी, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन दिस एवरी ईयर टू रिफाइन द सिस्टम। और ये हमको भी करते रहना है, क्योंकि जहां पर मैन पावर आ गया उसको हमको कंटिन्यूस रिफाइन करना है। एक ही चीज ध्यान में रखना है कि लोगों को ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, ताकि उनको अगर हम बोले भी कि भाई तूने काम नहीं किया है, तो उसने मान लेना चाहिए कि यस ही डिड नॉट परफॉर्म वेल, सो अगले बार ज्यादा अच्छा काम करूंगा। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टमैटिक होना जरूरी है। उसका कॉम्पेंसेशन नेचुरली रिस्पेक्टेबल, रिजनेबल होना चाहिए। अगर मार्केट रेट 1 लाख रुपए महीने का होगा और हम 10,000 में कोई एम्प्लॉय ले भी ले, मजबूर एम्प्लॉय को, तो वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। हाँ, 10-20% कम सैलरी में यस डेफिनेटली यू कैन टेक एम्प्लॉय, मतलब 20-25% तक भी आप कम में ले सकते हो। मार्केट रेट एवरेज जो है उससे 20-25% कम में एम्प्लॉय अच्छे मिल जाते हैं, अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने पहले बताई आप फॉलो कर लो तो कॉम्पेंसेशन लेकिन रिजनेबल मार्केट रेट से मैचिंग होना चाहिए, लिटिल बिट प्लस और माइनस। पर्सनल रिलेशन आपके अच्छे होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय तो है वो हमेशा एम्प्लॉय रहेगा, तो क्या होता है कई बार छोटे ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली मैंने देखा एक फैमिली ओन्ड बिजनेस से ग्रो होने वाले बिजनेस, वो एक नौकर जैसे भी ट्रीट करते हैं कई बार अच्छे एम्प्लॉयज को भी। वो हमको ध्यान रखना जरूरी है। पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन करना जरूरी है। यूज योर लैंग्वेज वेल, क्योंकि आप ओनर हो, आप जब चाहो एम्प्लॉय को निकाल सकते हो, तो उनपे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उनको बिना वजह
आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, आपने बोला हो काम होना चाहिए, नहीं करेगा तो जो भले ही जॉब से निकाल दो। लेकिन बार बार आर्ग्यूमेंट या गलत वर्ड्स का यूज करके रिलेशंस खराब करने से नुकसान ही होना है, फायदा कभी भी नहीं हो सकता, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है हर एम्प्लॉय का, हर लेवल का। उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो कहां तक जा सकता है। एक हाइपोथेटिकल केस, एक क्लर्क बोल के ज्वाइन होता है, क्या आप उसको कंपनी का सीईओ बनने देंगे अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है आने वाले 25 साल में? अगर एब्सोल्युटली नो है तो फिर तो हमको रियली सोचना है कि क्या हम सचमुच अच्छा बड़ा बिजनेस बनाने वाले हैं। लेकिन हर बड़े बिजनेस में वो आंसर यस ही आएगा। एक सबसे जूनियर एम्प्लॉय टॉप पोजीशन तक जरूर जा सकता है अगर वो कैपेबल है, परफॉर्म करता है, कंसिस्टेंटली रिजल्ट देता है और सारे पैरामीटर फुलफिल करता है। तो वो कैसे जाएगा ये उसको बताना जरूरी है। आपके मन में होगा कि मैं इसको प्रमोशन दे दूंगा, अगले साल बहुत अच्छा दूंगा, दिवाली पे बोनस दे दूंगा, अगले साल प्रमोशन दे दूंगा, मैनेजर बना दूंगा, लेकिन ये आपके मन में है तो नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसका करियर कैसे प्लान होगा ये उसका काउंसलिंग सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। स्मॉल 50-60-100 लोगों तक के एम्प्लॉय है तो सीनियर पर्सन इन द कंपनी कैन डू इट। उससे ज्यादा बड़े साइज के एम्प्लॉय है तो देन यू शुड हैव अ प्रॉपर एचआर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु विल डू ऑल दिस थिंग्स। और एक चीज होती है सेपरेशन प्लान। ये ब्रांड आपका डिसाइड करता है कि जब एम्प्लॉय जॉब तो छोड़ेगा, देखिए ऐसा है, आप कितना भी अच्छी चीज कर ले आपका एट्रिशन रेट कम हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास 1000 एम्प्लॉय है और कोई भी कभी जॉब नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग जरूर जॉब छोड़ेंगे, हमको ये देखना है कि कम से कम रहे। और नेचुरली 10% लोगों को हम भी जॉब से हर साल निकालने वाले हैं, नीचे के 10% को। अगर वो हम नहीं निकालेंगे तो अच्छे लोग आएंगे नहीं और रहने वाले लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। तो लोग हर साल कुछ जाने वाले हैं, उनका सेपरेशन प्लान बहुत ही सिस्टमैटिक और हेल्दी होना चाहिए। किसी को हर्ट करके जॉब से नहीं जाने देना है, क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, जब तक वो जॉब में है तब तक आपके झगड़े डिस्प्यूट कुछ भी है तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाहर जाने के बाद वो जो बोलेगा सही है, क्योंकि आपके पास में एक्सप्लेनेशन देने के लिए या पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर उसने बोल दिया कंपनी खराब तो खराब। सो मेक श्योर दैट यू डेवलप अ ब्रांड इन सच अ वे कि अगर आपने किसी को नौकरी से निकाल भी दिया या किसी को नौकरी नहीं दी इंटरव्यू के बाद में, ही शुड गो एंड टॉक लाइक अरे मुझे मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है, मैं दोस्त को रेफर कर देता हूं। सो दैट इज समथिंग अ ग्रेट थिंग। ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जैसे अब हमने इंटरव्यू लिए क्लाइंट्स के लिए और जॉब नहीं दिया, किसी न किसी रीजन से जॉब नहीं दिया, वो आदमी दूसरे दिन फोन करके बोलता है सर मेरे दोस्त को भेजो क्या। दैट्स द ब्रांडिंग। उसको जॉब नहीं दिया, ही इज हर्ट, फिर भी उसको फील हो रहा है कि भाई मुझे मिलना चाहिए तो मैं नहीं कैपेबल हूं तो मेरे दोस्त को भेजता हूं। सो दैट वो जो चीज है, एम्प्लॉय जब निकल जाता है, मतलब जॉब नहीं देते या उसको जॉब से निकाल देते हैं, तो वो सेपरेशन बहुत हेल्दी होना चाहिए। उसका फेयरवेल बुके देके एक क्या बोलते हैं, जो भी आपका सिस्टम है वो हिसाब से होना चाहिए, ना कि जॉब से निकाला तो उसको 2-4 गलत वर्ड बोल के गेट के बाहर निकाल दिया। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपका सेपरेशन प्लान पे वर्किंग बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। कुछ 2-4 टिप्स मैं बात करूंगा, उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस है आपके विल डिस्कस। एक तो चीज है, ये सारी चीजें सक्सेसफुली अचीव करने के लिए ट्राई टू फोकस ऑन क्रिएटिंग ओनरशिप। हर एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए कि ये कंपनी मेरी है, कंपनी का नुकसान होगा तो मेरा होगा, कंपनी का फायदा होगा तो मेरा होगा। जरूरी नहीं वो शेयर होल्डर ही हो, उसका ओनरशिप फीलिंग आप बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। इंडस्ट्री इट में वेरी, बट यस इट कैन बी डन वेरी इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। हर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, वो छोटा हो बड़ा हो डज नॉट मैटर। वो आपके नीचे काम कर रहा है तो आपसे तो छोटा ही है ये समझ के चलिए, लेकिन उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट है वो देना जरूरी है। मतलब एकदम छोटी सी छोटी चीज, अगर किसी को आपका प्यून है उसको आप अगर बोलेंगे जा 2 चाय लेके आ जा, और दूसरा ये आप बोल सकते हैं कि चाय पिलाएगा क्या या चाय लाएगा क्या। लाएगा क्या का मतलब आप उसको यस और नो का ऑप्शन नहीं दे रहे हो, इट इज अंडरस्टूड कि लाना है, बट यू आर रिस्पेक्टिंग हिम। अरे भाई तू चाय पिलाएगा क्या मुझे आज, तो उसको वो फील अलग आएगा। तो ऐसी हर चीज आप हर लेवल के एम्प्लॉय के लिए कर सकते हो। किसी बड़े एम्प्लॉय को आपको टूर पे भेजना है दिल्ली, उसको डायरेक्टली बोलेंगे दिल्ली जाना, ये क्लाइंट को अटेंड करके आ जाना, he will say he don't have choice to say no, but he is going with force। लेकिन उसको आप रिस्पेक्ट से बोलो ये दिल्ली जाने से अपना फायदा होगा, तू दिल्ली जाएगा क्या,
ना तो बोलेगा नहीं, तो शायद वो आपका काम ज्यादा इफेक्टिवली होगा क्योंकि ही इज एनरोल्ड इनटू इट। काम में फ्रीडम देना जरूरी है। आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे कि बस इतना ही करना है, ऐसा ही करना है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना फ्रीडम जरूर दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां देना चाहूंगा। आपने करीब करीब सभी ने टू व्हीलर तो चलाई होगी, आई एज्यूम कि टू व्हीलर आपने चलाई होगी। अगर मैं आपको बोलूं एक एम्प्टी रोड है, अच्छा रोड है, और आपको टू व्हीलर चलाना है, तो आई एम श्योर एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया तो उसके ऊपर आप टू व्हीलर चला पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच इधर उधर होके टू व्हीलर आपकी चली जाएगी। अब मैं एक थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करता हूं। वही जो आपको 6 इंच या 1 फीट के रास्ते के ऊपर आप टू व्हीलर सीधा चला सकते हो, उस रास्ते को मैं दोनों तरफ खाई बना देता हूं, और वो रास्ते की विड्थ ही अगर 1 या 1.5 फीट है, और मैं आपको बोलता हूं टू व्हीलर चलाइए, तो आधे से ज्यादा लोग गिव अप कर देंगे, चलाएंगे ही नहीं। कुछ लोग चलाने की डेयरिंग कर भी लेंगे तो धीरे 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 आगे जाएंगे। दे विल नेवर कैच अप दैट स्पीड, जबकि उनको उतने रास्ते पे, उतने नैरो रास्ते पे चला सकते हैं, लेकिन गिरने का डर बढ़ गया अभी। तो जहां अपने अपने वर्क प्रोफाइल के हिसाब से उनको फ्रीडम देना जरूरी है, सो दैट दे कैन डिलीवर देयर बेस्ट और पे मोर देन व्हाट इज डिजर्व। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, निगोशिएशन हम सैलरी में करते हैं जब एम्प्लॉय आता है। अगर निगोशिएशन या तो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। निगोशिएशन अगर फेल हो गया तो हु विल बी अ लूजर? एम्प्लॉय तो लूज करेगा नहीं, हम ही लूज करेंगे। क्योंकि अगर आपने, उसने 10,000 25,000 सैलरी सोच के आया है और आपने 24,000 सैलरी दे दिया, तो भी वो तो ये सोचेगा कि मैंने तो 1,000 कम लिए हैं, और वो नेचुरली वो 1,000 कम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा ड्रॉप कर देगा, वैल्यू डिलीवरी उतनी नहीं होगी। सो वो जो भी डिजर्व करता है उससे 1 रुपया तो उसको जरूर ज्यादा दीजिए, ताकि वो 1 रुपए के लिए अपनी जी जान लगा के काम करे। वो डिजर्व क्या करता है पहले बेंचमार्क करना जरूरी है। उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी हम स्पेशली ये सब्जेक्ट पे भी बात कर सकते हैं कि उसका डिजर्विंग लेवल को नीचे कैसे लाना है। क्योंकि हर आदमी समझता है कि वो लाख रुपए का वर्थ है या 50,000 का वर्थ है, जरूरी नहीं है कि वो उतना वर्थ होगा। तो पहले उसका वर्थ, उसका बेंचमार्किंग करना है और उससे थोड़ा ज्यादा पे करना है। सो वो जो थोड़ा ज्यादा हम पे करेंगे, उसके लिए वो अपना सब कुछ लगा देगा टू डिलीवर। और एक फैमिली को जहां जहां पॉसिबल है, फैमिली एम्प्लॉय के फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यू कैन इन्वॉल्व देम इन बर्थडे सेलिब्रेशन और एनुअल इवेंट और सम अदर इवेंट, जहां भी आपको मतलब अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट जहां जहां पॉसिबल है, सी टू इट दैट फैमिली इज इन्वॉल्व। क्योंकि जब भी वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ने की बात करेगा, देयर शुड बी अ प्रेशर फ्रॉम फैमिली कि अरे नहीं, इतना अच्छा जॉब कैसे छोड़ देगा, इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा, वो बॉस तो इतने अच्छे हैं या कंपनी तो इतनी अच्छी है, उन्होंने तो अभी ये किया था वो किया था। डू व्हाटएवर थिंग्स, गिव व्हाटएवर स्मॉल गिफ्ट्स टू द फैमिली और which suits our budget and organization, but keep them involved, keep their children involved, respect their children, उनके बच्चे को फेलिसिटेट कीजिए, कोई भी चीज कर सकते हैं, बट see to it that उसके ऊपर प्रेशर बना रहे to continue with the organization. So मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, these are some thoughts I wanted to share. So basically, जैसे कि हम सभी जानते हैं, success of any company depends on how its employees are treated. ये चीज अगर आप एक ध्यान में रख लो तो आपकी ग्रोथ आज के समय में और आने वाले समय में nobody can stop, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना अच्छे टीम के ग्रो कभी नहीं हो पाएगी। सो अभी कुछ भी क्वेश्चन होंगे आपके स्पेसिफिक, सो आई कैन आंसर। एक क्वेश्चन मुकेश मेहर जी का था, फ्यूचर एचआर कैसे होना चाहिए। सो मैं आई होप कुछ थॉट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे, बट अदरवाइज आई वुड लाइक टू से इसके अंदर जो फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता, एचआर हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का फ्यूचर समय एक्सटर्नल चीजों के हिसाब से कब अच्छा बुरा, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होंगे हमको मालूम नहीं। हमको फोकस हमेशा रखना है कि हमारी टीम हर आने वाले चैलेंज के लिए कैपेबल हो और हर समय कैपेबल हो। तो उसके लिए ये सब चीजें आप रेडी रखेंगे, सो दे विल बी योर फैमिली मेंबर काइंड ऑफ थिंग, एंड आपके लिए तो अच्छे ही होंगे। एग्जैक्टली मैंने थोड़ा सा यस हाँ मुकेश मेहर हियर। यस, मेरा एग्जैक्ट पूछने का ये था कि फ्यूचर प्लानिंग नए बिजनेस का करना है। ओके, आर यू हियरिंग? ओके
तो उसके अब लिए मुझे तो सुनने तो आ रहा है, लेकिन वीडियो चालू मतलब रहेंगे क्या तो बात एम्प्लॉय करने में को मजा आएगा। यस, उसके लिए मैंने शुरुआत में जो आपको बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको बोलते हैं, कि आपने ये सोचा है कि 1 साल बाद में मैं ये बिजनेस करने वाला हूं, तो नेचुरली वो Exactly. बिजनेस के लिए आपको क्या मैन पावर लगेगा, वो जो ब्लूप्रिंट बिजनेस का बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें आपका मैन पावर लिस्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से एम्प्लॉय लगने वाले हैं। उसमें के कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो बिजनेस चालू होने के बाद में लगेंगे, कुछ होंगे जस्ट शुरू करने के फेज में लगेंगे, कुछ आपको प्लानिंग के स्टेज में लगेंगे। तो उनका टाइमलाइन आपको डिफाइन करना है और वैसे लोगों को ऐड करते हुए चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा है कि मुझे कोई रिमोट लोकेशन पे जाके कोई फैक्ट्री एक्वायर करनी है, वहां बिजनेस करना है, सो नेचुरली आपको वहां शुरुआत करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगेगा हु कैन एक्ट एज ए सुपरवाइजर और मैनेजर। उसको आप अभी रिक्रूट कर सकते हैं, अभी आपके बिजनेस के साथ में ओरिएंट कर सकते हैं, और बाद में उसको वहां आप ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, थैंक यू बॉस, थैंक्स। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है, सो आई रिक्वेस्ट जस्ट अनम्यूट योर माइक और क्वेश्चन पूछिए। पंकज बिहारी जी कुछ पूछना चाहते हैं, आप प्लीज अनम्यूट करके बताइए क्या जानना चाहते हैं। अपने कोई भी इंस्टीट्यूशन बोलो या जैसे फैक्ट्री बोलो, इसमें एक लेवल के बोलो या थोड़ा बहुत कम ज्यादा लेवल के कई एम्प्लॉयज रहते हैं, तो इनके आपस में रिलेशन कैसे होना चाहिए? कई बार होता है कि कुछ रिलेशन या इन लोगों का आपस में नहीं बनती है, तो उनका रिलेशन कैसे होना चाहिए, और बना के रखना है तो कैसे बना के रखना चाहिए, अपना क्या अपोर्ट होना चाहिए उसमें? राइट, इसमें देखिए रिलेशन कैसे होना चाहिए, इसमें तो जवाब सभी को मालूम है, रिलेशन अच्छे होना चाहिए, मतलब हेल्दी होना चाहिए। जैसे घर में 4 भाई है तो चारों के रिलेशन अच्छे होना चाहिए, वैसे ही उनके होना चाहिए। लेकिन अब इसको अच्छे रखना कैसे, इसके ऊपर मैं कुछ बात कर सकता हूं। इसमें कैसा है, रिलेशन खराब क्यों होते हैं पहले वो देखना है। खराब कब होते हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है, रोल क्लियरली डिफाइंड नहीं है, वहां पर रिलेशन खराब होते हैं। जैसे अगर 4 एम्प्लॉइज हैं हमारे पास में और करीब करीब सरी के लेवल पे काम कर रहे हैं, अब एक एम्प्लॉय ने दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे दिया तो वो हर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपने पहले से बताया हुआ है कि ये तुम्हारा मैनेजर है, ये तुम्हारा जूनियर एम्प्लॉय है, ये इंस्ट्रक्शन देगा, तो फिर वो उसको इंस्ट्रक्शन हर्ट नहीं होंगे। तो वो पहले से अगर मालूम है कि मेरा बॉस कौन है, भले ही वो जूनियर, और अच्छा जरूरी नहीं है ज्यादा सैलरी वाला जूनियर नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपके पास में 25,000 रुपए सैलरी वाले 25 साल से काम करने वाला आदमी होगा, और अभी आपने 15,000 वाला एक एमबीए रखा, ये मैनेजर हो सकता है। और आपने लेकिन क्लियरली बता दिया, जो मैंने ओरिएंटेशन के समय बताया था आपको, कि वो नए एम्प्लॉय को उसको ओरिएंट ऐसा करना है, देखो ये आपका कल से बॉस है, इसकी इंस्ट्रक्शन सुनना है, ये आपको गाइड करेगा, कुछ दिक्कत हो तो अपन बात करेंगे, लेकिन सारी चीजें ये इसके बोलने से होंगी। तो वो नेचुरली उसकी इंस्ट्रक्शन बुरी नहीं लगेंगी और वो अच्छे से काम करेंगे। दैट इज वन। दूसरा, नेचुरली जो बॉस होता है उसको भी तो ये मतलब ये हम समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो बिना वजह बॉसिंग करके या बिना वजह किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। अगर हर्ट कर रहा है तो हमको उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हर्ट होने का रीजन होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, अगर किसी को जैसे सैलरी इंक्रीमेंट की जब बात आती है, किसी को कम सैलरी इंक्रीज, जैसे किसी के 2,000 बढ़ा के दे दो, किसी का 1,000 बढ़ा दो, तो 1,000 जिसका बढ़ा है उसको दिक्कत नहीं है, दूसरे का 2 बढ़ा है इसके वजह से इसको प्रॉब्लम होता है। इसके कम बढ़े इसका दुख किसी को नहीं है, बाजू वाले के ज्यादा बढ़ गए ये दुख सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए जब आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो, वो क्यों किया, ये इन सबको अगर मालूम होगा कि ये पैरामीटर पे ये आदमी अच्छा था और ये पैरामीटर पे आप पीछे रह गए, इसलिए ये हमने ऐसा किया है। तो जिस दिन ये माइंड में क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे थोड़ा पैसा कम मिला लेकिन मैं डिजर्व ही इतना करता हूं, अगले साल में और मेहनत करूंगा, तो उसको वो दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा, उसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। सो 2 चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना है सैलरी में, उनका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्लियर रखना है, और सबसे पहले जब भी एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करो, पहले बार सिस्टम में जब लाए तो उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करो, ताकि उसका बिगिनिंग ही अच्छा हो, तो रिलेशंस नेचुरली अच्छे हो जाएंगे। फिर भी एक आध बार प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस समय हमारा काम है बहुत ही न्यूट्रल तरीके से इस चीज को सुने और एड्रेस करके जो गलत है उसको पनिश करें। अगर हमने पनिश नहीं किया तो वो कल्चर हमारा बन जाएगा और वो हमेशा तकलीफ देगा। ओके, थैंक यू। संजय सर, मेरा सवाल ये था, यस स्वप्निल।
आपने बोला जैसा कि अगर कोई बंदा पिछला रेफरेंस नहीं दे पाता है या फिर देता है तो उसके बारे में कुछ बैड रिप्लाई आता है, या फिर देता ही नहीं तो आप उसको जॉब पे रखो मत, आपका ऐसा कहना आ रहा है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा रहता है कि जो प्रीवियस जो ओनर रहता है उसका प्रॉब्लम रहता है, तो वो सोचता है कि भाई मैं उसका रेफरेंस नहीं देना चाहता क्योंकि वो मेरे बारे में नेगेटिव बोलेगा। तो आपका कहना है कि भाई कोई अगर रेफरेंस देता नहीं है प्रीवियस जॉब का तो उसको आप निकाल ही डालो, अरे रखो ही मत जॉब को। राइट आई एग्री, मैं मेरे स्टेटमेंट पे फर्म हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर कोई अच्छा या बुरा रिलेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका बॉस अच्छा था या बॉस खराब था, जो भी होगा, हो सकता है बॉस खराब होगा, लेकिन अगर वो पुराना रेफरेंस ही नहीं देना चाहता है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि बॉस खराब था या ये खराब था। आप गेस ही करते रहोगे कि किसकी गलती थी। तो अगर वो गलती आप ट्रेस नहीं कर पाते हो तो फिर आप रिस्क क्यों लेंगे अपने बिजनेस में? हमको रिस्क नहीं लेना है। के हिसाब से नहीं दे पाएगा कभी कभी। वही मुझे, मैं वही आपको बता रहा हूं कि आज तक तो देखिए कैसा है, जेन्युइन केस में आज तक ऐसी कोई भी केस मैंने देखी नहीं है कि रेफरेंस नहीं दे सकते। ही कैन से कि भाई मेरा डिस्प्यूट हुआ था, मैंने झगड़ा करके जॉब छोड़ा, ही कैन से दैट, बट बॉस कौन था ये तो बताना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं बताया है तो आप ट्रेस नहीं कर सकते, फिर आप जॉब क्यों दे रहे हो? फिर हमारी वो क्या हो जाएगी, जो पहली सिचुएशन जो मैंने एकदम शुरू में डिस्कस किया था कि हम मजबूर लोगों को भी जॉब दे रहे हैं कि हमारी मजबूरी है समझ के। अब हमको जॉब उसी आदमी को देना है जिसके पास में 4, 5, 6 जॉब अवेलेबल है और उसको जॉब की जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी को नौकरी दो और वो आदमी को एनकरेज करो कि वो हमारे पास आए जॉब के लिए, तब हमारी टीम स्ट्रांग बनेगी। और उसके बाद में क्या होता है कि नेचुरली ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किस तरीके से वो ओनर से फीडबैक लेते हैं। आप क्या सवाल पूछते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है आंसर क्या आएगा। तो हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर चाहिए वो रिलेटेड सवाल पूछिए पुराने ओनर से और उसके सेटिस्फैक्टरी जवाब दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय ड्रिंक्स नहीं करता है, दैट कुड बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दैट एम्प्लॉय, क्योंकि ओनर रोज दारू पीता है और उसको साथ में दारू पीने वाला आदमी चाहिए। तो आप वो फीडबैक भी ले लेंगे तो आपके लिए तो पॉजिटिव फीडबैक हुआ, तो आपने उस आदमी को रख लेना है फीडबैक लेने के बाद भी। तो आपके लिए कौन से पैरामीटर सूट करते हैं उस पर फीडबैक लीजिए एंड देन टेक इट। बट बिना फीडबैक के क्यों लेना है? क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम ट्रायल एरर के लिए नहीं बैठे हैं। एक एम्प्लॉय लेना एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय आगे चल के हमारा सीईओ बनेगा, ये समझ के आप लीजिए। वो माइंडसेट से ही लीजिए तो अच्छे एम्प्लॉय आएंगे। आप भले ही सीईओ मत बनाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कल उसको ओनर बना दीजिए, लेकिन वो बन सकता है या उसको बनाया जा सकता है ये सोचे बिना कभी मत लीजिए। तो अच्छे एम्प्लॉय ही आपके पास आएंगे। वेरी गुड इवनिंग अंकल, पुनीत हियर। यस पुनीत। अंकल एक क्वेश्चन ये था, हमारे केस में अगर बात करें तो वी हैव सम वेरी सीनियर एम्प्लॉइज एज वेल जो काफी सालों से हमारे से जुड़े हैं और उनके पेरेंट्स हमारे से जुड़े हैं। Okay. अभी अगर बात करें तो माय पर्टिकुलर क्वेरी इज ही इज नियरिंग हिज 60 and in this time his efficiency is going down to the extent which even can't be thought of। वो मतलब नहीं के बराबर उनसे आउटपुट हो रहा है काम का, और नीड ऑफ द आवर ये है that you need to work twice of what you used to work 2 or 3 years back and rather I can say कि पास 2-3 साल के अंदर उनके हाथ में जब से फोन आया है तो his usage of phone in the working hours is too much, और उनको due to respect या due to the relation which I have with him over the last 25 years I am unable to say something or obstruct him in that particular way। So my point is इसका negative impact मेरे current जो नया staff है उसके ऊपर भी आ रहा है कि now they have started using and for them it is very normal to use mobile in the working hours। So how do I put an end to this? देखिए, got it, I'll give you a solution to this, but मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी भी एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम का एकदम फर्म ऐसा रिटर्न सॉल्यूशन नहीं होता है। ये चीज आप मान के चलिए, केस टू केस हमको थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, तो जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बट इस तरह की सिचुएशन हैंडल करने के पहले आपको अपने आप को एक सवाल पूछना जरूरी है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल? आपकी इंटीग्रिटी लिमिट्स क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोरी करता है तो there are some organization which are okay,
ये मान के ओनर चलते हैं, मैं कई हजारों लोग आपको बता सकता हूं जो ये समझते हैं भाई मार्केटिंग सेल्स वाला ये तो 100 रुपए का झूठा बिल तो बनाएगा ही बनाएगा, ये सोच के चलते हैं, एंड दे आर एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट। एंड देयर आर पीपल हु से नहीं, मुझे 1 रुपए का भी अगर गड़बड़ हुई तो मुझे नहीं चलेगा। सो हमको ये डिफाइन करना है कि भाई 100 रुपए तक मैं इग्नोर कर दूंगा, 101 होने के बाद कट ऑफ करूंगा। तो आपकी लिमिट्स क्या है आपको डिफाइन करना है, परफॉर्मेंस की आपकी लिमिट क्या है आपको कट ऑफ डिफाइन करना है, और वो लिमिट जिस दिन क्रॉस हो गई वहां पर आपको एक्शन लेना जरूरी है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब दूसरी चीज जो आपने बोली कि इसको आप कट ऑफ कैसे, आप ये देख लीजिए कि आप इसको रख क्यों रहे हैं। यू आर जस्ट ऑनरिंग हिज फादर्स सर्विस, तो कितना पैसा आप उसको देना चाहते हो, एक्स अमाउंट उसको आप मंथली दे रहे हो, उसको एक लमसम डिसाइड कीजिए, वैसे भी आप उसको गिफ्ट बोल के पैसे दे रहे हो, बराबर, तो वैसे ही गिफ्ट दे दीजिए एक अच्छा सा उसको। 50,000 10,000 सैलरी होंगी, 1,00,000 रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी आप उसके जिंदगी पर उसको देने वाले हो उतने उसको आज ही दे दीजिए। मैं हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूं, मत दीजिए वैसा, लेकिन एक अमाउंट उतनी भी अगर आपने दे दिया तो क्या होगा कि वो एम्प्लॉय सिस्टम से हट जाएगा बिना नाराज हुए, और आपका कॉन्शियस आपको बोलेगा कि मैंने उसके फादर के सर्विस के लिए उसको गिफ्ट दे दिया, ताकि अब इसके बाद में आपके बाकी एम्प्लॉय सिस्टम में काम करेंगे। तो सीनियर हो जूनियर हो डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज द पर्सन इज वर्किंग यू हैव टू एंश्योर दैट द पर्सन इज फॉलोइंग द डिसिप्लिन, एंड इट अप्लाइज टू द ओनर ऑल्सो। अगर ओनर है तो वो ओनर है, प्रॉफिट लेके जाएगा, बट ओनर अगर ऑफिस में आके काम करता है तो वो ओनर के वर्क प्रोफाइल रोल्स आर डिफाइंड, उसको उतना काम करना ही पड़ेगा। वो नहीं करता है तो फिर वो ओनर को साइड में रखिए, उसके जगह एक मैनेजर अच्छा सीनियर वाला रखाइए, और ओनर को प्रॉफिट लेने दीजिए, मैनेजर को काम करने दीजिए। सो ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। और सीनियर जूनियर वाली बात भूल जाइए। बिजनेस में द मोमेंट पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑल आर एट सेम लेवल, एज डज नॉट मैटर। ये माइंडसेट है, आपको पर्सनली एज दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। आप जिस दिन ओनर हो तो आप ओनर हो। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी उसके बच्चे काम पे आ गए मुकेश अंबानी के, तो अब वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं तो अभी यंग हूं, सारे तो मेरे अंकल थे, तो अब मैं इनको ये कैसे करूं। ही हैज टू बिहेव एज अ बॉस, अदरवाइज लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आप 2 एंगल से सोचिए, उस आदमी को कॉम्पेंसेशन देके निकाल दीजिए जितना आपको गिफ्ट देना है उतना, बट सिस्टम को करप्ट होने देंगे तो पूरी सिस्टम खत्म हो जाएंगी और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, हमारे फील्ड के अंदर फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, स्प्रिंग पट्टे और वो सब हैवी चीजें उठाना। हमारे पास एक एम्प्लॉय वो है जो पहले से मतलब बोलते ना ही इज टू मच इनटू फिजिकल वर्क, वो जो बोलो वो उठा लेंगे और जितना बोलो उतना उठा लेगा। तो हमारे लिए इज अ ब्लेसिंग, बट द थिंग इज ही इज वेरी इरेग्युलर। तो उसका जो मेहनत लेना है तो इसलिए वो चाहिए भी, पर उसकी इरेग्युलरिटी चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसकी इरेग्युलरिटी से दूसरे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसे कैसे कंट्रोल करें? इसका तरीका है, थोड़ा सा डेटा स्टडी कीजिए और इंसेंटिव वाइज्ड सैलरी स्ट्रक्चर बना दीजिए, वो इरेग्युलरिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे एक बिजनेस को मैंने एक सजेशन दिया था, आप शायद उसको लिंक कर पाओ तो देखिए, ही हैज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उनको कुछ इंसेंटिव्स भी डेली कुछ खर्चे के मिलते थे, और एक पैटर्न हमने डेटा स्टडी करने के बाद ऑब्जर्व किया कि महीने के 25 से 30 तारीख के बीच में एम्प्लॉय का अटेंडेंस घट रहा था। अब क्यों घट रहा था, गॉड नोज, आई डोंट नो क्यों घट रहा है, बट घट रहा था। तो इनका बिजनेस सफर हो रहा था। सो हमने जो डेली इंसेंटिव वाला जो स्ट्रक्चर था उसको इस तरह से वर्क किया कि महीने के पहले हफ्ते में इंसेंटिव कम था, दूसरे तीसरे हफ्ते में थोड़ा ज्यादा था, चौथे हफ्ते में और भी ज्यादा था। आप मत आओ, डजंट मैटर, आप उस दिन छुट्टी ले लो तो आपको उतना कम मिलेगा। जैसे मैं पहले दिन 100 रुपए दे रहा हूं आपको खाने पीने का अलाउंस, और आखिरी के हफ्ते में 150 रुपए दे रहा हूं। रीजन क्या, कुछ नहीं, बस मेरा शौक है, मुझे 150 रुपए देना है आखिरी हफ्ते के। तो अब क्या हो गया कि आखिरी हफ्ते में 150 मिल गए, इसलिए लोग आना चालू हो गए। सो क्या वो परसेंटेज बैलेंस हो गया और उसका बिजनेस स्मूथली चलना चालू हो गया, क्योंकि आखिरी हफ्ते में जो अटेंडेंस ड्रॉप हो रही थी वो बढ़ गई। बराबर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सब आए, आई एम हैप्पी कुछ थॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर पाया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय भाई। थैंक यू संजय भाई। थैंक यू। काफी अपडेट हुए।
थैंक यू